हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ साइकिल थ्योरी चैप्टर के बारे में। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम से आपको बहुत क्वेश्चन ना आए साइकिल से, लेकिन ये साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकली साइकिल जैसे कंसेप्ट को अप्लाई करने जाए मार्केट में, तो जो आपकी पकड़ है वो अच्छी हो सके। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे साइकिल के क्लासेस के बारे में। ऐसे दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि साइकिल्स के अंदर होती हैं। तो इसके बाद हम लोग ऐसे तीन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक साइकिल के अंदर होती हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों हर्स्ट के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमनैलिटी के अंदर होते हैं। फिर कंपोजिट वेव्स क्या होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऐसे टूल्स के बारे में जिससे हम लोग साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइकिल की टाइप्स क्या होती हैं, साइकिल की क्लासेस क्या होती हैं। तो साइकिल्स को ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करके रखा है। पहले टाइप की साइकिल होती है फिक्स्ड साइकिल, और दूसरी टाइप की साइकिल्स होती हैं सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको नॉन लीनियर साइकिल भी बोला जाता है, और फिक्स्ड साइकिल को लीनियर साइकिल भी बोला जाता है। अब ये फिक्स्ड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी ड्यूरेशन होती है, जो इनका मूवमेंट होता है, वो सेम होता है। अगर एक साइकिल पूरी कंप्लीट होकर 6 महीने में बनी है, तो इसके बाद इस मैग्नीट्यूड की जो साइकिल अगली बनेगी नेक्स्ट, उसका ड्यूरेशन भी 6 महीने होगा। और इस टाइप से जो साइकिल की ड्यूरेशन है ना, वो फिक्स्ड होती है ये फिक्स्ड साइकिल्स के अंदर। इसी वजह से इनको लीनियर साइकिल्स भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हमारा फोकस है फिक्स्ड साइकिल के ऊपर, और जो सीक्वेंसेस है ना, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ऐसे क्या चरित्र होते हैं साइकिल के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों साइकिल के अंदर तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। पहले का नाम है पीरियड, दूसरे का नाम है एम्पलीट्यूड, और तीसरे का नाम है फेज। तो ये तीन मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस पीरियड टर्म को। तो पीरियड का मतलब है टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ऑफ द सेम साइकिल। अभी आप अगर इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ऐसा पेंडुलम टाइप का हमारा चल रहा है। एक हाई पॉइंट है, एक लो पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है, फिर एक लो पॉइंट है, और ये बेसिकली एक साइकिल को दर्शा रहा है, राइट। अब भले ही ये डायग्राम हमारा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक ट्रफ पॉइंट है। ट्रफ का मतलब लो। ये पहला लो पॉइंट है हमारा, ये दूसरा लो पॉइंट है हमारा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं पीरियड। जैसा हमारी डेफिनेशन में लिखा है, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ऑफ द सेम साइकिल। तो यहाँ पे दोस्तों जब दो लोज जो रहते हैं ना, जब दो लोज बन के खत्म होते हैं, तब हम ऐसा बोलते हैं कि एक साइकिल जो है वो हमारी बन के खत्म होती है। तो ये जो दो लोज है ना, ये वाला हमारा फर्स्ट लो है, ये वाला हमारा सेकंड लो है। इन दोनों के बीच का जो टाइम है, जो टाइम डिस्टेंस है, उसको मैं बोल रहा हूँ पीरियड। अगर आप डेफिनेशन पे भी जाओगे तो डेफिनेशन में भी लिखा है टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ऑफ द सेम साइकिल। अब इसी चीज को हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा डायग्राम हमने देखा था हमारी स्लाइड्स के ऊपर, वो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चीज को अच्छे से। तो दोस्तों एक साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें दोस्तों सबसे पहले एक लो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अभी अगर मैं इस चार्ट को ध्यान से देखूं, तो मुझे एक ये लो पॉइंट एकदम क्लियर विजिबल दिख रहा है, और ये ऐसा डोमिनेंट आपको लो पॉइंट दिखेगा नहीं चार्ट पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे 2008-9 में जो हमारा क्राइसिस आया था, ये एक लो पॉइंट था दोस्तों हमारा। तो दो लो पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 वीक पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ताकि जो हमारा चार्ट है वो हमें एकदम क्लियर दिख सके। तो यहाँ पे मैंने दो लो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। पहला वाला लो पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा, दूसरा वाला लो पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा, और ये दो मेजर लोज हैं मेरे ख्याल से। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों पीरियड। तो यहाँ पे ये वाली जो साइकिल है, ये 2009 से स्टार्ट हुई और खत्म हुई हमारी 2020 में, और ये है दोस्तों मेरा पीरियड। जो दो लोज के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ पीरियड।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी टर्म के बारे में जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड जो है ना वो हाइट है एक मिड पॉइंट से साइकिल के हाई की या साइकिल के लो की। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो दोस्तों ब्लैक लाइन बनी हुई है ना, ये दोस्तों है हमारा मिड पॉइंट। ये साइकिल का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से अगर आप साइकिल के हाई को आइडेंटिफाई करोगे और उस डिस्टेंस को आप मेजर करोगे वर्टिकली, तो वो है आपका एम्पलीट्यूड। यहाँ पे दोस्तों आप मिड पॉइंट से साइकिल के लो को भी मेजर कर सकते हो और इसको भी हम एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आप मिड पॉइंट से साइकिल के हाई या साइकिल के लो इन दोनों को मेजर कर रही हो। तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फेज के बारे में। तो दोस्तों फेज एक ऐसी पोजीशन होती है साइकिल की जिसको हम मोस्ट रीसेंट रफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वापस से ट्रेडिंग व्यू पे और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा एलिट वेव थ्योरी का जो पूरा पैटर्न है ना वो मैं पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी वेव 1 है, ये मेरी वेव 2 है, ये मेरी वेव 3 है, ये मेरी वेव 4 है, ये मेरी वेव 5 है। तो यहाँ पे मैंने पूरा अपना जो मोटिव वेव वाला पैटर्न है वो ड्रॉ कर लिया। अब मैं काम करता हूँ फटाक से करेक्टिव वेव वाला जो पैटर्न है ना वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वेव ए, वेव बी और ये वेव सी। तो इस टाइप से ये जो मैंने पूरा पैटर्न ड्रॉ किया, इससे जो मेरी साइकिल है ना वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, राइट। अब दोस्तों हमें समझना था कि फेज क्या होता है, राइट। तो मान लीजिए अगर आप मार्केट के इस फेज पे खड़े हुए हो, अभी तक आपने सिर्फ मार्केट को इस पॉइंट तक ही देखा है, ये येलो पॉइंट तक ही देखा है और इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। अभी आप मार्केट के सिर्फ इस पेज पे खड़े हो। तो अगर आप अपना एलियट वेव का पैटर्न ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी तो मैं अर्ली फेज में हूँ, अभी मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी तो शुरुआती हुई है ट्रेंड की। लेकिन मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपने पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ऐसे ड्रॉ करके रखा है और आप अभी यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी तो देखो फिफ्थ वेव में हम लोग चल रहे हैं और हो सकता है कि आगे चल के मार्केट गिर जाए, करेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे आप मैच्योरिटी में खड़े हो, मैच्योरिटी फेज में खड़े हो। तो ये एलियट वेव का यूज करके या किसी भी टूल का यूज करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप साइकिल के किस फेज में हो। और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस फेज को कंपेयर करोगे साइकिल के लो से, राइट। आप इस फेज को साइकिल के लो से कंपेयर करोगे और फिर आप देखोगे कि यार देखो लो से मार्केट कितना ज्यादा ऊपर आ गया। हो सकता है कि अभी मैं मैच्योरिटी में खड़ा हुआ हूँ। या अगर आप इस पॉइंट पे होगे तो आप इस पॉइंट से बोलोगे यार कि अभी तो मार्केट में बस स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो मार्केट को और ज्यादा ऊपर जाना है। तो फेज का मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से यही है कि जो आपकी करंट पोजीशन है वो मार्केट के सबसे ज्यादा रीसेंट ड्राफ्ट से कहाँ पे है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फेज समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको साइकिल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दिए। अब हम लोग समझते हैं हर्स्ट के 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि कॉमनैलिटी के अंदर हैं और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको साइकिल के अंदर दिखेंगे। जब हम साइकिल एनालिसिस करते हैं तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड साइकिल ये चीजें आपको दिखनी चाहिए उसके अंदर। जो पहला प्रिंसिपल है दोस्तों उसका नाम है साइक्लिकलिटी। अब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करें, वो इंस्ट्रूमेंट गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, क्रिप्टो हो सकती है, कोई इक्विटी इंडाइस हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो सकता है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एनालिसिस करने जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वेव्स हैं और वो कुछ साइक्लिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट कर रहा है, कुछ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है। और साइक्लिकलिटी प्रिंसिपल बस हमें यही बताता है कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर उसके अंदर साइक्लिकलिटी का फैक्टर है। तो ये पहला प्रिंसिपल है हर्स्ट की कॉमनैलिटी का और ये साइक्लिकलिटी आपको प्राइस मूवमेंट में दिखेगी। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका नाम है हार्मोनिसिटी और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो और इसका अगर आपको नोट वगैरह बनाने हो तो आप इसको लिख लो। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना फोकस करने वाली, वो चीज ये है जो लॉन्गर साइकिल्स है ना वो मल्टीपल हैं शॉर्टर साइकिल्स की। तो यहाँ पे हार्मोनिसिटी बस हमें यही बता रही है कि जो छोटी छोटी साइकिल्स है ना अगर आप उसको कंबाइन कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक बड़ी लॉन्गर साइकिल बन जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को हार्मोनिक का मतलब नहीं पता होगा। तो दोस्तों हार्मोनिक का मतलब बहुत सिंपल है। हार्मोनिक का मतलब होता है जो ऑसिलेशन है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताता है हार्मोनिसिटी। तो
अगर आपको ऑसिलेशन को समझना हो तो दोस्तों आप ऐसी घड़ी को देखो जिसमें एक पेंडुलम लगा हो। तो कुछ घड़ियां होती हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, वो पेंडुलम पहले लेफ्ट पे जाता है, फिर लेफ्ट से राइट में जाता है, फिर राइट से लेफ्ट में जाता है, फिर लेफ्ट से राइट में जाता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यही चलता रहता है उसमें। तो अब ये जो लेफ्ट से राइट जा रहा है पेंडुलम, ये कितना टाइम ले रहा है जाने में, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या 1 सेकंड में लेफ्ट से राइट जा रहा है कि आधे सेकंड में लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ऑसिलेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको इससे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो मार्केट है ना उसमें एक डोमिनेंट साइकिल बनी जिसकी ड्यूरेशन थी 100 डेज। अब डोमिनेंट साइकिल का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। डोमिनेंट साइकिल दोस्तों ऐसी साइकिल होती है जिसको आप एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे, मतलब उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको एकदम नेकेड आई से दिखेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये डोमिनेंट साइकिल है। अभी अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और सिर्फ इतना ही डेटा अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना जो एरिया है ना, ये यहाँ पे दोस्तों ये जो इतना सारा ये जो एरिया है ये एक डोमिनेंट साइकिल को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस साइकिल को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो बेसिकली लंबे समय वाली साइकिल होती है ना वो ही डोमिनेंट साइकिल होती है। तो मान लीजिए डोमिनेंट साइकिल इस केस में 100 दिन की है, तो जो सेकंड हार्मोनिक साइकिल होगी वो 50 दिन की होगी। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़ी साइकिल है ना उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी साइकिल होंगी, और ये जो सेकंड हार्मोनिक जो हमारी छोटी साइकिल है उसके अंदर और छोटी छोटी साइकिल होंगी। तो ये जो थर्ड हार्मोनिक है ये हमें 33 दिन की साइकिल को बता रहा है, जो फोर्थ हार्मोनिक है वो 25 दिन की साइकिल को बता रहा है। मतलब ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना ये एक ऑसिलेशन 25 दिन में हो रहा है, ये दर्शा रहा है हमें ये फोर्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे दोस्तों स्मॉलर हार्मोनिक्स को क्रिएट किया जा सकता है डिवीजन के थ्रू। और अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करोगे ध्यान से तो आपको ये हार्मोनिसिटी दिखेगी चार्ट्स के अंदर। जो बड़ी हमारी डोमिनेंट साइकिल होती है उसके अंदर छोटी छोटी साइकिल्स होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इस चार्ट में ही आपको दिख जाएगा ये चीज। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे थर्ड वेव को एनालाइज कर रहा हूँ, ये जो सेकंड से थर्ड वेव का डिस्टेंस है ना मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा पाऊंगा कि यार देखो सेकंड वेव में भी कितनी सारी साइकिल्स हैं, ये देखो आप कितनी सारी छोटी छोटी साइकिल्स हैं, राइट। तो एक जो बड़ी वेव है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी साइकिल्स हैं, और जो छोटी छोटी साइकिल्स वाली वेव है उसके अंदर और ज्यादा छोटी छोटी साइकिल्स हैं, राइट। तो ये दर्शा रही है हार्मोनिसिटी को। और इसको कुछ लोग फ्रैक्टल नेचर भी बोलते हैं मार्केट का दोस्तों। तो ये होती है हमारी हार्मोनिसिटी, और छोटे छोटे हार्मोनिक्स थ्रू डिवीजन हम पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों लार्जर हार्मोनिक्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब ये क्या बोल दिया मैंने, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन दोस्तों जो बेसिक फंडा है ना वो यही है कि जो बड़ी बड़ी साइकिल्स है ना उसके अंदर छोटी छोटी साइकिल्स हैं, और जो छोटी छोटी साइकिल्स हैं अगर आप उसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि यार देखो जो बड़ी बड़ी साइकिल्स है ना वो फॉर्म हो रही हैं। जो आपकी बुक है उसमें कुछ इस टाइप से ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो 100 दिन की डोमिनेंट साइकिल है अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 50 दिन की आपको 2 हार्मोनिक साइकिल दिखेंगी। अगर आप 100 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 3 साइकिल दिखेंगी 33 दिनों की। अगर आप वो 100 दिन की डोमिनेंट साइकिल को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 25 दिन की 4 साइकिल दिखेंगी, राइट। सो ये हार्मोनिसिटी हमें बस इतना ही बता रही है कि जो बड़ा ट्रेंड है उसके अंदर छोटा ट्रेंड है, राइट। अब अगर आपको बड़ा हार्मोनिक देखना हो तो आप वो कैसे देख सकते हो। अगर आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो सकता है आपको 200 दिन की बड़ी साइकिल दिख जाए। अगर आप 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो सकता है आपको 300 दिन का बड़ा हार्मोनिक दिख जाए। तो इस टाइप से जो हार्मोनिक रिलेशनशिप है ना वो हमें ये दर्शाता है कि जो बड़ा ट्रेंड है उसके अंदर छोटा ट्रेंड है, और जो छोटा ट्रेंड है वो किसी बड़े ट्रेंड का पार्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, नॉट ऑल हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट एट एनी वन टाइम। अभी अगर आप ये वाले डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑरेंज लाइन है ना ये बड़ी वाली, ये फर्स्ट हार्मोनिक ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जो छोटे छोटे हार्मोनिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी वाली जो हार्मोनिक है या जो बड़ी वाली साइकिल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सारी की सारी जो हार्मोनिक साइकिल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी किसी एक टाइम पे, ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था दूसरा प्रिंसिपल, मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको आगे के जो पॉइंट्स हैं आगे के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है समेशन। तो जो साइकिल थ्योरी होती है ना दोस्तों, उसमें प्राइस को देखा जाता है एक कंपोजिट वेव की तरह। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, तो हम लोग डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। तो जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो 100 दिन की डोमिनेंट साइकिल है, उसके अंदर 50 दिन की जो सेकेंड हार्मोनिक साइकिल है वो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो ये वाली जो लाइन है जिसपे मेरा कर्सर जा रहा है, ये है हमारी 100 दिन की डोमिनेंट साइकिल। और इसके अंदर ही 50 दिन की दो जो और इसके अंदर ही 50 दिन की सेकेंड हार्मोनिक साइकिल है, राइट। तो इन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन, इनका मैंने बना दिया मूविंग एवरेज, और इस वाली लाइन को मैं बोलने लगा कंपोजिट वेव। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, ये इन दोनों लाइन का एवरेज है। ये कंपोजिट लाइन इन दोनों लाइंस का एवरेज है, राइट। और ये जो कंपोजिट वेव है ना, ये मुझे मार्केट का लो और मार्केट का हाई आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। तो ये जो समेशन प्रिंसिपल है ना, वो यही बोलता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक साइकिल्स को कंबाइन कर दोगे तो उससे आपको इंडिविजुअल साइकिल एज वेल एज ट्रेंड, इन दोनों की समझ हो जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के ट्रेंड होते हैं ना, कुछ छोटे ट्रेंड होंगे, कुछ बड़े ट्रेंड होंगे, अगर आप उसको कंबाइन करोगे ना, तो जो प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी वजह से ये समेशन किया जाता है और एक कंपोजिट वेव्स बनाई जाती है, ताकि समझ में आ जाए कि मार्केट का लो और मार्केट का हाई कब बनने वाला है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की, जिसका नाम है सिंक्रोनिसिटी। तो सिंक्रोनिसिटी में दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक बड़ी वेव है, डोमिनेंट साइकिल है, और डोमिनेंट साइकिल के अंदर आप देख सकते हो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक साइकिल आपको दिख जाएगी, राइट। छोटी छोटी साइकिल आपको दिख जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये जो बनी हुई है ऊपर, ये हमारी कंपोजिट वेव है। ये हमारी कंपोजिट वेव है। हमने इन तीनों लाइन को कंबाइन किया, इनका एवरेज निकाला और उसको प्लॉट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आप वो देखिए, जो हमारा सेकंड वाला ये जो पॉइंट है ना, ये जो कंपोजिट वेव का सेकंड वाला पॉइंट है, ये जब नीचे गया तो ये वाले जो दो पॉइंट है ना, जो हमारे जो हार्मोनिक है, ये आपस में मर्ज हुए। आप देख सकते हो जो हमारा सेकंड वाला हार्मोनिक है और थर्ड वाला हार्मोनिक है, ये यहाँ पे मर्ज हुए, और इन्होंने हमें ये दर्शाया कि मार्केट का लो बन गया है। ये जो थर्ड वाला हमारा साइकिल लो है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो तीनों हार्मोनिक है ना, तीनों के तीनों हार्मोनिक आपस में मर्ज हुए और यहाँ पे साइकिल का एक और लो बना। इस टाइप से आप साइकिल के लो और हाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द हार्मोनिक्स एंड कंपोजिट वेव्स। तो सिंक्रोनिसिटी बस हमें यही बता रही है कि जो ये वेव्स हमारी बन रही है ना, जो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो डोमिनेंट साइकिल है, ये सारी की सारी चीजें आपस में सिंक है एक दूसरे से। इसी वजह से कभी कभी आपको ये मार्केट के जो लोज है ना, वो मिलेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो मार्केट के लो है ना, आपको दोनों साइकिल में साथ में होते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल है, ये सारी की सारी आपस में सिंक है। जो स्मॉलर ट्रेंड है वो लार्जर ट्रेंड को बना रही हैं, और लार्जर ट्रेंड के अंदर ढेर सारा स्मॉलर ट्रेंड है। यही हमें ये सिंक्रोनिसिटी का प्रिंसिपल समझाता है। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो अपनी बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर। मैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से प्रिंसिपल का क्या मतलब है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की। तो दोस्तों प्रोपोर्शनैलिटी क्या करती है, क्या प्रिंसिपल है ये, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा डायग्राम है, जो ऊपर आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो ऊपर हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये डोमिनेंट साइकिल है। जो सेकंड वाला डायग्राम है, ये हमारा सेकंड हार्मोनिक है। थर्ड वाला डायग्राम थर्ड हार्मोनिक है। फोर्थ वाला डायग्राम फोर्थ हार्मोनिक है, राइट। तो ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे आप इस ब्लैक लाइन को नोटिस कीजिए, आप इस ब्लैक लाइन को नोटिस कीजिए ध्यान से। जो बड़ी वाली साइकिल है ना, जो डोमिनेंट साइकिल है, वो अभी आधी कंप्लीट हुई है इस पॉइंट पे, राइट। लेकिन जो हमारा सेकंड हार्मोनिक है, उसकी पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, इस ब्लैक पॉइंट पे। जो हमारा थर्ड हार्मोनिक है, उसका 1.5 साइकिल कंप्लीट हो चुका है इस पॉइंट के अंदर। और जो हमारा फोर्थ वाला हार्मोनिक है, उसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है इस पॉइंट के अंदर, राइट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें बस यही बता रही है कि ये जो दोनों वेव्स है ना, इन दोनों वेव्स के जो बीच का मूवमेंट है, ये प्रोपोर्शनल है, राइट। सो आई होप आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नॉमिनैलिटी के बारे में। ये 7वां प्रिंसिपल है हमारी हर्स्ट कॉमनैलिटी का, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
तो दोस्तों जो जेएम हर्स्ट थे जिन्होंने ये पूरी रिसर्च करी साइकिल के ऊपर, उन्होंने एक नॉमिनल साइकिल को आइडेंटिफाई किया। और जब वो ये मॉडल बना रहे थे ना दोस्तों, तब उस वक्त उन्होंने ये जो पैटर्न है ये ऑब्जर्व किया, ये साइकिल उन्होंने ऑब्जर्व करी और उन्होंने इसका पूरा का पूरा एक नॉमिनल मॉडल बनाया। अब ये बेसिकली है क्या, उसको हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो जब वो साइकिल की स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल की लेंथ है 18 साल और उन्होंने उसका नाम रख दिया 18 साल, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ थी ना उसकी वो 17.93 ईयर्स थी, विच इज वेरी मच अप्रोक्सीमेट टू 18 ईयर्स। तो 18 साल को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 9 साल होगा, अगर आप 9 साल को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 54 मंथ होगा, यानी कि 4.5 साल के आसपास होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो साइकिल को 2 से या साइकिल को 3 से डिवाइड करते गए और जब उन्होंने छोटी छोटी वेवलेंथ्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया तो उन्हें एक 8.96 ईयर की साइकिल मिली, फिर उसके अंदर छोटी छोटी 53.77 मंथ्स की साइकिल मिलना उन्हें स्टार्ट हुई। तो इस टाइप से दोस्तों उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो छोटी छोटी साइकिल्स है ना वो कैसे फाइंड हो रही हैं बड़ी बड़ी साइकिल्स के अंदर। तो बेसिकली नॉमिनैलिटी का जो प्रिंसिपल है वो बस हमें यही बता रहा है कि जो छोटी साइकिल का डिस्टेंस है ना वो बेसिकली जस्ट आधा है उससे बड़ी वाली साइकिल का। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमनैलिटी के बारे में समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जेम हर्स्ट ने 7 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और जिसके बारे में हमारी सीएमटी बुक ने भी डिस्कशन किया है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको हर्स्ट के 8 प्रिंसिपल्स मिलेंगे, कुछ जगह पे 6 प्रिंसिपल्स मिलेंगे, लेकिन हमारी बुक में 7 ही प्रिंसिपल है। तो हम लोगों ने इसी वजह से 7 के बारे में ही बात करी है। अब हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लगी हो, इतनी ज़्यादा समझ में ना आई हो, तो उन लोगों को बस मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हैं ना इसके आने के चांसेस काफ़ी कम है एग्जाम के अंदर। सो बस बेसिक चीज़ें आप समझ के चलें, ज़्यादा डीप में ना जाएं। अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आए। तो बस बेसिक बेसिक आप पढ़ लो, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये हमारे एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत समझ तो इसकी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऐसे टूल्स के बारे में जिससे आप फिक्स साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा हम लोगों ने बात करी थी कि जो फिक्स साइकिल्स होती है ना उनकी जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम होती है या सिमिलर होती है, राइट। तो उनके टूल्स क्या है, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे आप ये फिक्स साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों 3 टूल्स हैं। पहला टूल है हमारा स्पेक्ट्रोग्राम्स, दूसरा टूल है वेवलेट डायग्राम्स, तीसरा टूल है दोस्तों हमारा फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 टूल्स हैं जिसका आप यूज करके फिक्स साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इनको प्रैक्टिकली ढूंढने जाओगे ना इंटरनेट के ऊपर तो आपको ज़्यादा डेटा मिलेगा नहीं। स्पेक्ट्रोग्राम के बारे में भी आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा और इन दोनों मेथड के बारे में भी आपको ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करी जाती प्रैक्टिकली। सो मेरे ख्याल से आपको अगर बस बेसिक समझ भी है ना इन चीज़ों की तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। अब स्पेक्ट्रोग्राम दोस्तों बेसिकली हिस्टोग्राम की तरह दिखता है और जो हार्मोनिसिटी होती है ना, जो हार्मोनिक साइकिल्स होती हैं छोटी छोटी, इन साइकिल्स को कंबाइन किया जाता है और इन साइकिल्स को कंबाइन करके ये हिस्टोग्राम्स को प्लॉट किया जाता है चार्ट के नीचे। सो अगर ये ऐसा पीक बनता हुआ आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि साइकिल का हाई पॉइंट बन गया है। तो इस टाइप से साइकिल के हाई और लोस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा मेथड है वेवलेट डायग्राम्स, जिसमें अगेन एक कंपोजिट वेव बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स को कंबाइन करके और उसको इस टाइप से प्लॉट किया जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है ये, और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज करके वेव्स को इस टाइप से प्लॉट किया जाता है ताकि मार्केट के हाई और लो को आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये कुछ इस टाइप का दिखता है चार्ट्स के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिशर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिशर ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉपुलर मेथड है फिक्स साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने का। और फिशर ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले से बना हुआ है और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये वाला जो डायग्राम है जो कि स्टोकेस्टिक जैसा दिख रहा है, ये दोस्तों है हमारा फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। और फिशर ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करके बनाया गया है। ये एक प्रकार का मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि हमें साइकिल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। सो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है फिक्स साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर कोई सवाल है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे वीडियो के। आप हमें फाइंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेल पे। कुछ पर्सनली सवाल हो तो इंस्टाग्राम और मेल पे आप पूछ लो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।